Hello friends, how all are you? I hope you all are very well. So in today's class we are going to learn about present perfect continuous tense. So in before classes I already covered simple present, present continuous, present perfect. If you are interested you can see these videos. So let's start. तो हम पहले जैसा मैं हमेशा बताती हूँ पहले हम यूजेस सीखेंगे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, पहले इसको पढ़ते हैं और आपको समझाती हूँ। द PPC here comes for present perfect continuous. The PPC is used for an action which began at some time in the past and still continuing या going on, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में कभी शुरू हुआ था लेकिन अभी भी वो फिनिश नहीं हुआ है, मतलब वो गोइंग ऑन है या कंटिन्यू है। तो फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। अगर यहाँ पे बोला ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours, इट मीन्स कि वो पिछले 5 घंटे तो सो रहा है, लेकिन इसमें ये हमें ये भी समझ में आ रहा है कि वो अभी भी सो रहा है। इट मीन्स ही इज स्टिल स्लीपिंग। ओके, नेक्स्ट वन इज दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। इट ऑल्सो क्या हमें समझा रहा है, इट ऑल्सो मीन्स दैट द ब्रिज इज नॉट कंप्लीटेड येट, द वर्क और बिल्डिंग द ब्रिज इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, they have been playing since 4 o'clock। इट मीन्स वो 4 बजे से खेल रहा है लेकिन अभी भी वो खेले जा रहा है या वे खेले जा रहे हैं, मतलब जिसमें भी बात हो रही है तो वे यहाँ पे आया है, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। तो चलो हम बच्चों को ले लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी भी 4 बजे से खेल रहे हैं लेकिन अभी भी खेले जा रहे हैं, मतलब अभी भी जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, वो फिनिश नहीं हुआ है। ठीक है, पहला यूज इसका ये होता है कि एनी एक्शन विच इज start in some time of past and still continue, and the second one is recently completed action with present result। इसका मतलब है कि हम इसका यूज वहाँ पे भी करते हैं जब कोई एक्शन रिसेंटली जस्ट अभी फिनिश हुआ हो लेकिन उसका प्रेजेंट इफेक्ट हमें शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल से पहले थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एविडेंस ऑफ रिसेंट एक्टिविटी, यानी कि इसमें हमें किसी मतलब इससे ये पता चल जाता है कि कोई काम हमने जस्ट अभी फिनिश किया है और उसका कुछ ना कुछ एविडेंस मिल रहा है हमें। चलिए और देखते हैं। इट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव जस्ट फिनिश्ड बट देयर इफेक्ट्स आर स्टिल नोटिसेबल इन द प्रेजेंट, यानी कि जब हम इसको यूज कहाँ करते हैं कि It can be used to describe an action। ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं जो कि जस्ट अभी हाल फिलहाल में फिनिश हुआ है और जो उसका इफेक्ट है अभी भी उसको हम नोटिसेबल कर सकते हैं प्रेजेंट टाइम में। इसका एग्जांपल देखते हैं, पहले इसको रब करती हूँ फिर इसका एग्जांपल लिखती हूँ। तो जो हमने अभी सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें मैंने बताया था कोई एक्शन विच इज मतलब वो फिनिश्ड हो चुका है ऑलरेडी लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी दिखाई देता है। तो उसका एग्जांपल है इट हैज़ बीन रेनिंग, यानी कि बारिश हो चुकी है। सो द स्ट्रीट्स आर वेट, मतलब बारिश हुई थी उसकी वजह से आपको स्ट्रीट्स जो सड़कें हैं वो भीगी हुई नजर आ रही हैं, गीली नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये बारिश अब जा चुकी है। ठीक है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको, ऐसा नहीं है कि सेंटेंस का फिर मीनिंग निकालने बैठे कि नहीं ये रहा रही, ऐसा नहीं। अंडरस्टूड होना चाहिए आपके माइंड में कि अगर मैंने ऐसा कुछ यूज़ किया है सेंटेंस में इट मीन्स कि ये फिनिश हो गया है वर्क। जो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली बात कर रहे हैं ये ऑलरेडी फिनिश्ड है लेकिन इसका प्रेजेंट में इफेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये फिनिश्ड हो गया नहीं बार और रेनिंग इज ऑलरेडी फिनिश्ड बट उसका इफेक्ट क्या नजर आ रहा है कि आपके जो स्ट्रीट्स है वो वेट है। ओके, नेक्स्ट वन इज आई हैव बीन वाटरिंग द गार्डन दैट्स व्हाई माय क्लोथ्स आर सो वेट। कि इसमें भी क्या बता रहा है कि इसका प्रेजेंट इफेक्ट यानी जोर तो इस बात पे है ना कि उसके कपड़े गीले हैं। कपड़े गीले क्यों हैं? क्योंकि वो पानी दे रहा था गार्डन में। तो इसका मतलब ये वाला काम जो है ऑलरेडी फिनिश्ड हो चुका है और उसका प्रेजेंट में इफेक्ट क्या नजर आ रहा है कि उसके कपड़े गीले हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल है कि हम
एक्शन और हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब अभी एग्जाम्पल नहीं सॉरी स्टेटमेंट है, इट कैन डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव बीन रिपीटेड रेगुलरली फ्रॉम द पास्ट अंटिल द प्रेजेंट। यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो आप रेगुलर बेस पे कर रहे हैं लेकिन वो पास्ट से चला आ रहा है, इवन अभी भी आप उसको कंटिन्यू कर रखे हैं, ठीक है। तो शी हैज़ बीन गोइंग टू द जिम एवरी मॉर्निंग फॉर द लास्ट ईयर। यानी कि लास्ट ईयर से उसने जिम जाना शुरू कर दिया था और स्टिल शी इज गोइंग ऑन, या फिर वो जिम अभी जा रही है, ठीक है। तो ये भी ऐसा कुछ भी, जैसे इसमें क्या दिखा रहा है कि कोई रिपीटेड एक्शन है, इसका मतलब आप डेली जा रहे हो, डेली कोई काम कर रहे हो, तो रिपीटेड एक्शन के लिए भी आपको ये क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप रिपीटेड एक्शन के लिए भी कर सकते हैं। चलिए इसका एक और लास्ट रूल है, उसके बाद हम इसका मतलब लास्ट स्टेटमेंट और यूजेस देखेंगे, उसके बाद हम इसके रूल देखेंगे। तो चलिए इसे भी रब कर देते हैं। सो फोर्थ वन इज एक्सप्लेनिंग करंट सिचुएशन। आप नोटिस करेंगे कि जो मैंने भी 1, 2, 3 और 4 जो भी स्टेटमेंट्स आपको समझाई हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। तो चाहो तो आप एक सिंपल वाले से भी बाकी सारे अंडरस्टूड कर सकते हो, और अगर इन डिटेल में समझना है तो ये फोर्थ भी पढ़ सकते हैं। तो एक्सप्लेनिंग करंट सिचुएशन, कॉज एंड इफेक्ट, इसमें ही है कि कॉज एंड इफेक्ट। It can be used to explain why a current situation exists or why someone is behaving in a certain way। यानी कि इसमें क्या बोल रहा है कि आपको क्या एक्सप्लेन करता है कि जो करंट सिचुएशन है वो ऐसी, किसी की करंट सिचुएशन ऐसी क्यों है, उसको एक्सप्लेन करता है, या कोई ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन वर्किंग लेट एवरी नाइट। इसका मतलब यहाँ बोला सो ही इज़ वेरी टायर्ड। अगर वो टायर्ड है तो इसके पीछे कॉज क्या है, कारण क्या है कि वो लेट नाइट वर्क करता है, दैट्स व्हाई ही इज वेरी टायर्ड। तो यहाँ पे कॉजल इफेक्ट दिखाया है कि ये कारण है और ये उसका इफेक्ट निकल के आ रहा है। बस इसमें इतना ही है, और बाकी आप उस इतना समझ ही गए होंगे कि कोई भी काम, पहला मैंने जैसे समझाया कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है, मतलब उसका रिजल्ट है जो कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है और एक्शन कंटिन्यू है, ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। सेकंड ये बताया था कि कोई काम जस्ट फिनिश्ड हुआ है और उसका एक प्रेजेंट इफेक्ट देता है, वो बताया था। एंड थर्ड मैंने क्या बताया था, थर्ड एक और बताया था, और फोर्थ ये है कि एक्सप्लेनिंग करंट सिचुएशन, इसमें भी एक दूसरे से अटैच है कि मतलब कोई कॉज क्या है, उसके पीछे उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है या उसका इफेक्ट क्या है। जैसे कि इसमें भी बता दिया कि भाई कोई बंदा है और वो लेट नाइट वर्क करता है, दैट्स व्हाई ही इज टायर्ड। तो इसमें कॉज एंड इफेक्ट, वैसे इसको इतना डिटेल की जरूरत नहीं, अगर आप पहले वाली लाइन से समझ सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। बाकी इन डिटेल में समझना है तो ये भी अच्छा है। चलिए तो अब इसके आगे हम रूल समझ लेते हैं इसके। अभी तक तो हमने यूजर्स देख लिए थे, अब हम इसका बकायदा एक रूल देखेंगे और उसका फिर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी। चलिए तो रूल के, जब हमने रूल की बात की तो हम पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव, या इसे मैं पॉजिटिव भी बोल सकती हूँ। तो इसका रूल क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट एज यूजुअल, हम लोग जब भी अफर्मेटिव किसी भी टेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी आप जो भी बोल सकते हो वो चेंज हो जाता है। तो सब्जेक्ट हैज़, हैव, अब आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हैज़ किसके साथ लगाएंगे, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ, ठीक है। हैज़, हैव प्लस बीन लगा दो या इनके साथ बीन आएगा ही आएगा। तो मैं प्लस लिख दूँ तो इसका मतलब हैज़ के साथ भी और हैव के साथ भी, मतलब जो भी आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे बीन आएगा ही आएगा। तो हैज़, हैव बीन या फिर हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। एंड यहाँ पे एक बात बहुत याद रखनी है कि जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो मोस्टली सिंस एंड फॉर आता ही है उसमें, मतलब ये नहीं कहूँगी कि सभी में आता है पर ज़्यादातर में आता ही है, ठीक है। और उसके अगर सिंस एंड फॉर यूज़ कर लिया तो उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ टाइम भी बताना ही पड़ेगा, और पॉइंट ऑफ टाइम बताना है या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना है, वट एवर डिपेंड्स ऑन आप सिंस यूज़ करते हो या फॉर यूज़ करते हो। पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर मैं आपको सिंस और फॉर में भी बता दूंगी कहाँ कहाँ यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 days, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे
अब ये वाला 4 ड्यूरेशन वाले टाइम से मत कंपेयर करना, क्योंकि यहाँ पे जो 4 आया है ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। दैट इज अ प्रेपोजिशन, नॉट ये वाला, ये रूल वाला 4 नहीं है, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और 4 यूज़ करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे सिंस यूज़ कर लिया, इट मीन्स यहाँ सिंस आया है और यहाँ मैंने मॉर्निंग यूज़ कर लिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, वी हैव स्टडिंग फॉर द एग्जाम सिंस लास्ट वीक, यानी कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कब से, लास्ट वीक से कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंस यूज़ किया है। तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि कहाँ सिंस यूज़ करना है और कहाँ फॉर यूज़ करना है। तो नेगेटिव सेंटेंस समझाने से पहले मैं आपको सिंस और फॉर का रूल भी बता देती हूँ। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब इसे रब कर देते हैं। तो सिंस का रूल क्या है पहले वो देख लेते हैं। रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, हमेशा याद रखिएगा। तो सिंस का यूज़ करना है, जैसा कि मैंने बोला कि आपको इसमें यूज़ करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करते हैं तो ऑब्जेक्ट पे आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप सिंस फॉर का यूज़ नहीं करेंगे तो आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करने की भी जरूरत नहीं। बट अगर आप सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाने के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम मेंशन करना पड़ेगा। तो रेफर क्वेश्चन क्या रेज होता है, सिंस कहाँ यूज़ करें, तो रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको इसमें अगर सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो कोई पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है तो वहाँ हम सिंस यूज़ कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंस 2 AM, अगर मुझे बताना आई हैव बीन स्टडिंग फॉर सिंस 2 AM, इट मीन्स कि मैं 2 बजे से, सुबह के 2 बजे से पढ़ रही हूँ, या फिर इवनिंग लगा लो 2 PM या 2 o'clock। तो मतलब मैं टाइम बता रही हूँ, यहाँ पे टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम बता रही हूँ। या तो मैं 2 बजे से पढ़ रही हूँ, उसको 2 AM लिख लो, 2 PM लिख लो, वट एवर यू वांट, एंड 2 o'clock लिख लो या 5 o'clock, किसी भी टाइम को मेंशन करना है तो वहाँ सिंस यूज़ होगा। नेक्स्ट वन इज, अगर मुझे बताना है कि मैं कब से यहाँ रह रही हूँ, जैसे मुझे बताना मैं दिल्ली में रह रही हूँ बट मैं कब से रह रही हूँ, तो क्या बोलूँगी मैं, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1998 और 2005, यानी ईयर लिखना है, मुझे ईयर बताना है। तो मैं सिंस 1998 या फिर कोई भी ईयर मेंशन करना चाहती हूँ तो उसके साथ भी सिंस आएगा। नेक्स्ट ऐसे ही होगा, मुझे पर्टिकुलर टाइमिंग बताना है, मॉर्निंग से कर रही हूँ कोई काम, इवनिंग में कर रही हूँ, नून में कर रही हूँ या नाइट में कर रही हूँ, तो वहाँ पे भी आपको सिंस यूज़ करना है। जैसे मैंने भी लास्ट एग्जाम्पल में सिंस बताया भी था। अगला है सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे। इफ़ यू वांट टू मेंशन द डे, इंडिकेट द डे और पॉइंट ऑफ टाइम में आप जो डे को इंडिकेट करना चाहते हैं, यू शुड ऑल्सो यूज सिंस मंडे, ट्यूसडे और वट एवर यू वांट टू राइट डाउन ऑन दैट सेंटेंस। सिंस यस्टरडे, अगर आपको ऐसे ही बताना है तो सिंस यस्टरडे से मैं कोई काम कर रही हूँ, या फिर डे बिफोर यस्टरडे, यानी एक दिन और छोड़ के यस्टरडे, या फिर टुडे, लाइक दैट। और अगला है सिंस चाइल्डहुड। सॉरी, इसमें टुडे नहीं आएगा क्योंकि इसमें हम कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो आज से शुरू करके बता रहे होते हैं और वो अभी कंटिन्यू चल रही होती है। तो यस्टरडे या डे बिफोर यस्टरडे, ऐसे ही सिंस चाइल्डहुड, बर्थ। यहाँ पे भी आप इसमें क्या बता रहे हो कि आपके जब सिंस चाइल्डहुड, जब से आप चाइल्डहुड से ऐसा कोई चीज़ आपके साथ हो रही है या फिर आपके बर्थ से आपको ऐसा मिल रहा है, तो यहाँ पे भी सिंस चाइल्डहुड, ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम को दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम या एज ऑफ टाइम को दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए सिंस दैट डे, मतलब उस दिन से मैं ऐसा कर रही हूँ। ऐसे ही सिंस माई डैड वॉज बोर्न, कि मतलब मैं कोई काम या फिर मेरे साथ या हम लोग कब से रह रहे हैं, सिंस माई डैड वॉज बोर्न। तो कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम, आपको इससे समझना क्या है कि जब आपको कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिखाना है तो आपको सिंस यूज़ करना है। अब फॉर का भी देख लेते हैं, तो इसको रब करके और फॉर की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर, अब हम देखेंगे फॉर का यूज़ कहाँ करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, सिंस रेफर्स टू पॉइंट ऑफ टाइम, बट हियर फॉर रेफर्स टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम। इसमें ड्यूरेशन की बात हो रही है, ठीक है, इसमें पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, बट यहाँ पर ड्यूरेशन, जैसे कि वहाँ हमने देखा 2 o'clock, 2 AM, 2 PM, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फॉर 2 seconds, 2 minutes, 2 hours और 2 days। इसमें हमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बता रखा है हमने कि मैं मंडे से काम कर रही हूँ, ट्यूसडे से मैंने बोला मैं 2 days से काम कर रही हूँ, ठीक है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 days,
मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन से 2 डेज से मैं काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता, मैं बोल सकती थी ना आई हैव बीन वर्किंग फॉर मंडे, सिंस मंडे या फिर सिंस ट्यूसडे, बट मैंने यहाँ बोला कि फॉर 2 डेज। इट मीन्स कि यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑफ टाइम की जगह ड्यूरेशन ऑफ टाइम बता दिया है कि मैं 2 दिनों से काम कर रही हूँ, तो 2 दिनों से बताया है। एग्जैक्ट इसमें पॉइंट नहीं बताया कि मंडे से, ट्यूसडे से या थर्सडे से। ऐसे ही ना मैंने बोला कि मैं 2 o'clock से कर रही थी, मैंने सिंस 2 o'clock बोल दिया था। यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ मैं कर रही थी फॉर 2 hours, मैं 2 hours से पढ़ रही हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इसमें मैंने ये टाइम मतलब पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करने के बाद ड्यूरेशन बता दिया कि भाई मैं इतनी ड्यूरेशन से काम कर रही हूँ, समझ गए ना। और ऐसे ही फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से, फॉर अ वाइल, कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर मैनी डेज। तो यार मैं डायरेक्ट बोल सकती हूँ सिंस 2015, बट मैंने क्या बोला फॉर मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि अगर आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो आप सिंस, अगर आपको क्या बताना है, सेंटेंस में यूज़ करना है, किसी को समझाना है कि मुझे ड्यूरेशन बताना है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताना, तो ड्यूरेशन इज द टाइम पीरियड। ओके, पॉइंट समझ में आ गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट पॉइंट, बट ड्यूरेशन मतलब कोई चीज़ लंबी खिंच रही है, ठीक है, ड्यूरेशन को बता रहे हैं। तो जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम फॉर का यूज़ करेंगे। होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सिंस और फॉर को समझ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस के पहला रूल और उसके बाद उसके एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं यहीं पे। सो नेक्स्ट वन इज नेगेटिव। अब नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस का पहले रूल देखेंगे, फिर एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट हैज है, फिर नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? नॉट। नेगेटिव की यही निशानी है, इसमें आप मतलब ज़्यादातर आपने सारे में देख लिया होगा अभी तक जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं। तो नेगेटिव में नॉट लग जाता है, नॉट के बाद बीन। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हैज़ हैव बीन के बाद नॉट नहीं आएगा, उनके बीच में आएगा। यानी कि हैज़ के बाद में नॉट फिर बीन, या फिर हैव के साथ नॉट फिर बीन। हैवेंट बीन, हैजंट बीन, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। यहीं पे भी सेंटेंस खत्म कर सकते हो। अगर आप सिंस फॉर यूज़ करके पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के साथ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क। मैंने यहाँ पे सिंस और फॉर यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तक ही इसको मेंशन किया है। जरूरी नहीं है कि मैं उसको सिंस और फॉर यूज़ करके ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना चाहूँ, मेरी मर्जी है, नहीं बताना चाहती, ऐसी आपकी मर्जी है। सो अगर मैंने यहाँ सिंस और फॉर भी यूज़ नहीं किया तो मेरे लिए ये रूल नहीं लगेगा इस सेंटेंस में, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, खत्म। यहाँ पे मैं चाहे तो लिख सकती थी सिंस 2 AM, या फिर बोल देती सिंस मंडे, या फिर मैं फॉर लगा के बोल सकती फॉर 2 days। ओके, We have not been plucking the flowers since morning। यहाँ मैंने लगा दिया, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। We have not been plucking the flowers since morning, हम फ्लावर्स को प्लक नहीं कर रहे हैं। They have not been helping them for 3 years। अब आपको रूल समझ में होगा, फॉर 3 years बोला है मैंने, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया है। चाहती तो मैं इसमें डायरेक्ट ईयर का नाम भी मेंशन कर सकती थी ना, कि मैं 2020 से ऐसे मतलब दे हैव नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर 2020 कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने फॉर लगाया था, मैंने ड्यूरेशन बता दिया। ऐसे जैन हैज़ नॉट बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स की जगह मैं ये भी तो बोल सकती थी ना कि 7 o'clock। हो सकता है जब 15 मिनट ही पास हुए थे अभी तक तो 7 o'clock भी, लेकिन मैंने वहाँ पॉइंट ऑफ ना लगा के क्या लगाया, ड्यूरेशन बताई है, इसलिए यहाँ पे फॉर यूज़ हुआ है। तो आपको आई होप ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस। तो आई होप कि आपको चीज़ समझ में आ गया होगा। कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट जरूर लिखें। थैंक यू।